एक गांव में रामलाल अपने बेटे मनोज और बहू काजल के साथ रह रहा होता है। वो बहुत दयालु, ईमानदार और सबकी मदद करने वाला इंसान था। उसका बेटा जॉब करके घर चला रहा होता है और साथ ही मनोज अपने पिता की खेती का भी सारा काम देखता है। लेकिन काजल हमेशा मनोज से अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी को उसके नाम करने की जिद करती रहती है। मनोज कभी उसकी बात नहीं मानता। एक दिन जब मनोज जॉब पर गया होता है, तब काजल रामलाल से कहती है, बापू, मैंने तुमको पहले भी बहुत बार कहा है और कह कहकर थक चुकी हूँ। तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी इनके या मेरे नाम करवा दो। अरे बहू, मेरे मरने के बाद मेरा जो कुछ है तुम्हारा और मनोज का ही तो है। देखो बापू, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर और मनोज को छोड़कर अपने घर चली जाऊंगी और दोबारा वापस नहीं आऊंगी। रामलाल काजल की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और वो ये नहीं चाहता कि उसके बेटे का घर उजड़े, इसलिए वो काजल की बात मान लेता है और अगले दिन वकील को बुलाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी मनोज के नाम कर देता है। मनोज इस बात से मना करता है, लेकिन रामलाल उसको समझा लेता है। दूसरे दिन मनोज जॉब पर गया था। मौका पाकर काजल रामलाल के पास आकर कहती है, सुन बुड्ढे, अब तेरा काम खत्म हुआ, अब निकल मेरे घर से। ये क्या तरीका है बहू बात करने का? तुमको शर्म नहीं आती है क्या ऐसे बोलते हुए? चुप कर बुड्ढे, अब तेरा राज खत्म और मेरा शुरू। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगी, समझा? और अगर तू नहीं गया ना, तो मैं गांव वालों को बुलाकर तेरी नीयत में खोट है ये बात पूरे गांव में फैला दूंगी। रामलाल अपनी इज्जत बचाने के लिए काजल की बात मानकर घर छोड़ देता है। गर्मी से उसका बुरा हाल था। वो रास्ते में एक गांव से दूसरे गांव भटक रहा होता है। तभी उसको बहुत तेज भूख लगती है और वो सामने कुल्फी वाले के पास जाकर कुल्फी लेकर खाने लगता है। तभी उसको ध्यान आता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो ये बात कुल्फी वाले से कह देता है, गरीब बुड्ढे, जब तेरे पास पैसे नहीं तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कुल्फी लेने की? औकात है नहीं और कुल्फी खानी है, चल भाग यहाँ से वरना बहुत मारूंगा। रामलाल को कल्लू का ये बर्ताव बहुत आहत करता है और वो लोगों से भीख मांगकर पैसे जमा करके साइकिल से कुल्फी बेचने का काम शुरू कर देता है। एक दिन रामलाल कुल्फी बेच रहा होता है, तभी कुछ गरीब बच्चे ललचाई आंखों से कुल्फी की तरफ देख रहे होते हैं। क्या देख रहे हो बच्चों? आओ कुल्फी खाओ आकर। बाबा, हमारे पास कुल्फी खाने का पैसे नहीं है। बच्चों को रोता देख और उन बच्चों की हालत पर रामलाल को दया आ जाती है और वो सारे बच्चों को फ्री में कुल्फी खाने को देता है। सारे बच्चों के चेहरे पर कुल्फी खाकर मुस्कान आ जाती है और वो खुशी से उछलते हुए वहां से चले जाते हैं। अब रामलाल भी कुल्फी बेचते हुए थोड़ी दूर ही जा पाया होता है, तभी उसके सामने डंडा लिए हुए कल्लू आ जाता है। तूने मेरा धंधा शुरू करके अच्छा नहीं किया बुड्ढे, अब भी मान जा और ये धंधा बंद कर दे। भाई, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अब कल्लू डंडे से रामलाल को मारता है। रामलाल रोड पर गिरकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कल्लू उसकी साइकिल तोड़कर सारी कुल्फी बर्बाद करके उसको धमकी देते हुए वहां से भाग जाता है। रामलाल लहूलुहान हालत में भूख से व्याकुल पास के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हुए वहीं सो जाता है। रात में उसको एक दिव्य आवाज सुनाई देती है, रामलाल, रामलाल, तुमने उन भूखे लाचार गरीब बच्चों की इच्छा पूरी करके उनकी मदद की, जिससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको जादुई मशीन का आशीर्वाद देता हूँ। ये तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा और तुम लाचार गरीब लोगों की मदद भी कर पाओगे। रामलाल को आवाज सुनकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भूख से व्याकुल वो मंदिर से बाहर आता है तो उसको अपनी साइकिल बिल्कुल ठीक और उस पर एक जादुई डंडी की एक मशीन रखी मिलती है। वो अब उस मशीन को देखता है और तब उस मंदिर वाली आवाज पर भरोसा करते हुए मशीन को चलाता है। मशीन से ठंडी ठंडी डंडी केक बाहर आती है। उसको खाकर रामलाल को भूख से राहत मिलती है। चलो
डंडी केक खाकर थोड़ी चैन तो मिला। खाना ना सही, कुछ तो मिला खाने को। देखो रामलाल, मैं जादुई मशीन हूँ, लेकिन तुम जो चाहो मैं जादू से कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें मुझे बताना होगा बस कि तुमको क्या चाहिए। ये बात सुनकर रामलाल बहुत खुश हो जाता है और फिर वो जादुई मशीन से खाना मांग कर खाता है। फिर रामलाल को बहुत अच्छा लगता है और वो अब दूसरे गरीब लोग जो रोड पर रहते हैं उनकी मदद के लिए जादुई मशीन से कहता है। जादुई मशीन अब एक गाड़ी में बदल जाती है जिसमें गरीबों के लिए राशन और जरूरी सामान होता है। सुनो जादुई मशीन, अब तुम इस गांव की गली में चलो और सारे जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करो। अब उस जादुई मशीन की गाड़ी पर बैठकर रामलाल सारे लाचार, गरीब और बूढ़े लोगों की मदद करता है, जिससे उसको बहुत खुशी मिलती है। उसने अब रोज का नियम बना लिया होता है कि वो दिन में जादुई डंडी केक बेचकर और रात में गरीबों की सेवा करेगा। उसका ये डंडी केक का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता था और इस बात की जानकारी उसकी बहू काजल को भी लग जाती है। वो मनोज से कहती है, सुनो जी, मैंने अपनी सहेलियों से सुना है कि बापू ने दूसरे गांव में डंडी केक बेचने का काम शुरू किया है। चलो बापू को मनाकर घर वापस ले आते हैं। हाँ, ठीक है, हम कल ही चलेंगे बापू को वापस लाने। अगले दिन जब रामलाल डंडी केक बेच रहा होता है तब वहाँ मनोज और काजल आ जाते हैं। रामलाल मनोज को देखकर बहुत खुश होता है और उसको सीने से लगा लेता है। मनोज अपने पिता को घर ले जाने की जिद करता था, लेकिन तभी रामलाल की नजर काजल पर पड़ती है और वो नाराज होने लगता है। मनोज रामलाल से नाराजगी का कारण पूछता है। कुछ नहीं बेटा, मुझे अब यही अच्छा लगने लगा है और वैसे भी मैं उस घर में नहीं रह सकता जहां मेरी जान और इज्जत खतरे में हो। तुम जाओ बेटा, मैं नहीं चलूंगा तेरे साथ। मनोज अब समझ जाता है कि ये सब काजल का किया धरा है, इसलिए अब वो रामलाल से माफी मांगकर वापस चला जाता है। रामलाल मजे से अपनी जादुई डंडी केक बेच रहा होता है। तभी वहाँ कल्लू कुछ लोगों को लेकर रामलाल का धंधा बंद करने के लिए आ जाता है। मैंने तुझे मना किया था, लेकिन तू नहीं माना। तेरी वजह से हम सब का धंधा बंद हो गया। आज हम सब मिलकर तुझे मजा चखाएंगे। अब वो सब मिलकर रामलाल की जादुई डंडी केक मशीन और सारा सामान उठाकर फेंक देते हैं और उसको डंडे से मारने लगते हैं। तभी वो मशीन एक बहुत बड़े आदमी में बदल जाती है और उन सबको हवा में उड़ाकर इधर उधर पटक कर मारने लगती है। ये सब बहुत जादुई तरीके से हो रहा होता है, इसलिए वो सब अब बहुत डर जाते हैं और रामलाल से अपनी जान बचाने के लिए कहने लगते हैं। तब रामलाल मशीन से सबको छोड़ने को कहता है। उसके बाद वो सब उससे माफी मांगकर वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। अब रामलाल दिन में जादुई डंडी केक बेचता और रात में गरीबों की मदद करता। इससे उसको बहुत खुशी मिलती है। एक गांव में रजनी नाम की औरत अपनी बेटी मोनी और बेटे राजू के साथ रहती थी। वो एक पान का छोटा सा खोखा चलाती है और उसी से अपने घर की जरूरतें पूरी करती है। वो एक झोपड़ी में रहती थी जिसकी छत आधी टूटी होती है और बारिश में उसमें से पानी टपकता होता है। माँ, तुम वहाँ खोखे में बैठी क्यों भीग रही हो? खोखा बंद करके यहाँ आकर बैठ जाओ, वरना भीग जाओगी। नहीं मोनी बेटा, तुम राजू के साथ वहीं बैठो, वहाँ से उठना मत, वरना भीग जाओगी। और राजू, तुम मोनी को कसकर पकड़ के रहना बेटा, हवा बहुत तेज चल रही है, मोनी को चोट न लग जाए, इसका ध्यान रखना। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? खोखा बंद करो और यहाँ आओ। कोई अब आने वाला नहीं है पान लेने। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान जाने किसको भेजते पान खाने। मैं ठीक हूँ, तुम बस मोनी का ख्याल रखना। रजनी और उसके बच्ची की बातें और उसका मेंढक की मदद करना, ये सब एक पेड़ पर बैठी परी देख रही होती है और उसको रजनी में बहुत दयालुता और अपने काम के लिए लगन नजर आती है। अब वो रजनी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश बनाकर उसके खोखे पर जाती है। अरे अम्मा, तुम इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो
और जब बारिश रुक जाए तब जाना, वरना भीग जाओगी और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। वाह रजनी बहन, आज तुमको ऐसे देखकर दिल खुश हो गया। आज बहुत दिनों बाद पृथ्वी लोक पर किसी मानव के द्वारा इतनी दयालुता देखी है मैंने। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जिस प्रकार तुमने इस छोटे से मेंढक की जान बचाई, वैसे ही मैं तुम सबको इस बारिश के पानी से बचाऊंगी। ये लो पान का एक पत्ता। अब जब भी बारिश होगी तुम इस पत्ते को अपनी छत पर रख देना। ये अपने हिसाब से जगह के ऊपर फिट हो जाएगा और ये जादुई भी है, इसलिए कभी खराब नहीं होगा। बस तुम इस पत्ते को खोना मत। बारिश बहुत तेज हो रही होती है, इस वजह से रजनी तुरंत उस पत्ते को अपनी झोपड़ी के छत पर रख देती है। पत्ता अब जादू से इतना बड़ा हो जाता है कि झोपड़ी की पूरी छत को कवर कर लेता है, जिससे एक बूंद पानी भी छत से नीचे नहीं टपकता और रजनी और उसके बच्चे पानी से भीगने से बच जाते हैं। इसलिए वो तीनों अब बहुत खुश होते हैं। देखा बच्चों, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी को भेज ही देता है। इसलिए हम लोगों को सदैव दूसरों की मदद करना चाहिए, इससे भगवान को अच्छा लगता है। जी माँ, हम समझ गए। आपकी अच्छाई की वजह से ही परी रानी ने हमारी मदद की। परी रानी की जय हो, परी रानी की जय हो। 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। अब वो जादुई पान का पत्ता अपने आप ही छोटा हो जाता है और रजनी उसको उठाकर संभालकर अपनी झोपड़ी में रख देती है और बच्चों को उस पत्ते से खेलने के लिए मना कर देती है। मोनी देख, तू माँ को इस पत्ते के बारे में मत बताना। जब उनको खुद से पता चलेगा तब हम सारी सच्चाई माँ को बता देंगे, लेकिन तब तक माँ से इस बात को छुपाए रखना, वरना माँ मुझे बहुत पीटेगी। ठीक है भैया, मैं माँ से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये पत्ता आपकी वजह से हवा में उड़ा है, इसलिए माँ के सामने मेरा नाम मत लेना। अब थोड़ी देर बाद में ही रजनी पत्ते लेकर बाजार से आ जाती है और पान के पत्तों को बिछाकर उनको सुखाकर साफ करने लगती है, ताकि कल वो खोखे पर पान बेच सके। मोनी से रहा नहीं जाता और वो पत्ते वाली बात रजनी को बता देती है। रजनी परेशान होते हुए पत्ते को झोपड़ी से बाहर इधर उधर बहुत ढूंढती है, लेकिन वो पत्ता उसको कहीं नहीं मिलता। अब रजनी बहुत उदास हो जाती है और उसको राजू पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसको बहुत डांटती है। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। मैं तो बस पत्ता बड़ा और छोटा कैसे होता है ये देख रहा था, पर वो हवा में उड़ गया। अब रजनी उस पत्ते की वजह से बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अब बारिश होगी तो उसकी छत से पानी फिर से टपकेगा और उसको और उसके बच्चे को फिर से पानी में भीगना पड़ेगा। एक दिन रजनी की दुकान पर एक गांव वाला आता है और उससे कहता है, रजनी बहन, एक पान लगा दो। ये लो भैया, और सुनाओ बच्चे कैसे हैं आपके? क्या बताए रजनी बहन, पिछली बार जो आंधी पानी आया था उसमें मेरे दोनों बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, और कल टीवी पर समाचार आ रहा था कि 2 दिन बाद फिर से बहुत तेज आंधी पानी आने वाला है। भगवान बचाए ऐसे तूफानों से। ये सुनते ही रजनी बहुत उदास हो जाती है और अपनी झोपड़ी की छत को संभालने के लिए घास फूस लाकर उसके ऊपर बिछा देती है, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। उसने पत्ते बिछाए ही होते हैं कि तभी तेज हवा चलने लगती है। भगवान हमारी मदद करो, वरना हम ऐसी ठंड से भीग कर मर जाएंगे। अरे, लेकिन आप सब लोग मेरी झोपड़ी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये बहुत छोटी है। रजनी बहन, हम तुम्हारे झोपड़ी के सहारे ही टिककर बाहर खड़े रहेंगे। ठीक है, आप लोग बाहर खड़े हो जाइए और जितनी भी औरतें हैं उनको झोपड़ी के अंदर भेज दीजिए। अब सब लोग बहुत आश्चर्य से रजनी से उस जादुई पान के पत्ते के बारे में पूछते हैं। रजनी उन सबको बताती है कि कैसे उसने एक मेंढक की पानी से रक्षा की थी, तो परी ने उनको ये जादुई पत्ता सबकी रक्षा करने के लिए ही दिया है। ये सुनकर सारे गांव वाले रजनी की बहुत तारीफ करते हैं
और रजनी को गांव के मुखिया के द्वारा एक पक्का मकान भी बनवा कर दिया जाता है। अब रजनी अपने बच्चों के साथ में उस मकान में खुशी खुशी रहने लगती है।